आज के मुख्य समाचार। आपदा प्रभावितों के हालात, आज भी जस के तस। जयराम ठाकुर। 5 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पुण्यतिथि पर उमड़ा जन सैलाब। विक्रमादित्य सिंह ने डॉक्टर राजू बिंदल पर साधा निशाना। E20 पेट्रोल पर कांग्रेस का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। लोअर बाजार में नगर निगम की कार्यवाही के विरोध में भड़के तहबाजारी। राजीव भवन में श्रद्धांजलि सभा, वीरभद्र सिंह को कांग्रेस का नमन। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने पिता और 6 बार के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजू बिंदल के हालिया बयानों पर तीखा हमला बोला। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि डॉक्टर बिंदल कुछ वर्ष पहले हरियाणा से हिमाचल आए हैं और वह हिमाचलियत पर कांग्रेस या उनके परिवार को प्रमाण पत्र देने की स्थिति में नहीं है। मंत्री के इस बयान के कुछ समय बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजू बिंदल ने भी पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें विक्रमादित्य सिंह के किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। दोनों नेताओं के बीच हुई इस बयानबाजी के बीच प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। शिमला में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं और वीरभद्र सिंह के स्मृतकों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वीरभद्र सिंह ने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए जो योगदान दिया है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों तक सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी सुविधाओं का विस्तार वीरभद्र सिंह की दूरदर्शी सोच का परिणाम है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता आज भी उनके कार्यों को याद करती है और उनके बताए मार्ग पर चलना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के हालिया राजनीतिक बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा नेताओं को पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिंदल जी कुछ साल पहले हरियाणा से आए, वह हिमाचली भी नहीं है। हम उनसे कोई सर्टिफिकेट लेने वाले नहीं है। हिमाचल की जनता सब जानती है और यह तय करने का अधिकार भी उसी के पास है कि किसने प्रदेश के लिए क्या किया है। कांग्रेस पार्टी का हिमाचल प्रदेश के विकास में लंबा और महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह ने दशकों तक प्रदेश की सेवा की और विकास के नए आयाम भी स्थापित किए। ऐसे में भाजपा नेताओं द्वारा कांग्रेस के योगदान पर सवाल उठाना पूरी तरह राजनीतिक बयानबाजी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता विकास कार्यों के आधार पर निर्णय करती है, न कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के आधार पर। वीरभद्र सिंह जी की आज 5वीं पुण्यतिथि है और हम सब पूरा प्रदेश को याद कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले उनका जो है वो जयंती थी 23 जून को। सभी प्रदेश के लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी, राज्यपाल जी ने, मुख्यमंत्री जी, और आज उनकी पुण्यतिथि पे भी हम सब उनको याद कर रहे हैं और उनके जो दिखाए हुआ रास्ता है हिमाचल प्रदेश के प्रति, उसको निरंतर आगे ले जाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के हर क्षेत्र का समान विकास हो, हिमाचल प्रदेश के हर क्षेत्र के हर व्यक्ति का, समाज के हर व्यक्ति का समान विकास हो, ये हम सबका सामूहिक दायित्व है, जिम्मेवारी है। तो आज के दिन मैं और हम सब ऐतिहासिक जो मेडिकल कॉलेजेस को बढ़ावा दिया गया है, IGMC का जो विस्तार जो एक बहुत बड़े पैमाने पे उनके समय में हुआ, आज जो OPD आज करीबन 25-30 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुई है, उसमें कितना फ़ायदा हमारे प्रदेश के और ख़ास करके जो है शिमला जिला, सिरमौर जिला के लोगों को मिल रहा है। उसी तरीके से राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज
जो टांडा में शुरू हुआ है, वहाँ के जो नेता स्वर्गीय GS बाली जी का भी उसमें योगदान रहा। तो ये सब ऐतिहासिक कार्य, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो है वो देश प्रदेश को मिले। तो हमारा यही प्रयास है कि इन सब चीज़ों को और मजबूत आने वाले समय में किए जाए। जितने भी हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको मजबूत किया जाए। हिमाचल प्रदेश को सेल्फ रिलायंस की ओर आगे बढ़ाया जाए। तो पुनः हम आज के दिन स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी को याद करते हैं। उनके द्वारा जो विकास कार्य हिमाचल प्रदेश को किए गए, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनको याद करते हैं। और यही प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश को निरंतर आगे ले जाएगा। ये अभी तो 35 साल ही हुए ना, तो बाकी तो मान रहे हैं कि बाकी बाहर के साथ खुद ही मान लिया कि 35 प्लस बाकी माइनस जो है वो गहरे माचली है। पर एनीवे ऐसा है, देखिए बिंदल भाई हमारे बड़े भाई हैं, व्यक्तिगत रूप से मैं उनका मान सम्मान करता हूँ, मगर उनको भी इस तरीके की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए जिससे प्रदेश के लोगों की जो है की जो भावनाएं हैं वो आहत हो। वो कौन होते हैं? हम लोगों को सर्टिफिकेट बांटने वाले, हम उनका, वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, पूर्व में मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, हम उनका व्यक्तिगत रूप से मान सम्मान करते हैं, मगर उनको इस तरीके की टिक्का टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये हमारा निर्णय है कि हम कहाँ पे जाए, ये हमारा निर्णय है कि हम कब मंदिर में जाए। हमको किसी से उसमें सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। और हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जो अनियमितताएं राम मंदिर में हुई है, आज जो घोटाले उसमें निकल कर आ रहे हैं, ये हम सब के लिए चिंता का विषय है। अभी चंपत राय जी ने इस्तीफा दे दिया है, जो RSS के विश्व हिंदू परिषद के एक बहुत बड़े नेता हैं, और उसमें जिस तरीके से ज़मीनी घोटाले की खबर आ रही है, उसमें जिस तरीके से जो है आपका चंदा घोटाला की खबर आ रही है, ये हम सब के लिए चिंता का विषय है। हमने खुद उसमें अंशदान, जब ये राम मंदिर बन रहा था उस समय हमने खुद अंशदान दिया। जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं खुद प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित रहा। तो हमारे लिए ये एक चिंता का विषय है कि इस तरीके की चीज़ें आज निकल कर आ रही हैं, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे समाज के ऊपर इसका एक बहुत बड़ा कलंक लगा है। और मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि जयराम जी ने इसमें स्टेटमेंट दिया कि हम हिंदू विरोधी हैं, इसलिए इस तरीके की बातें कह रहे हैं। हम हिंदू विरोधी नहीं हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश में आई भीषण प्राकृतिक आपदा के 1 वर्ष पूरे होने पर राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि आपदा प्रभावितों के जीवन में आज भी अपेक्षित बदलाव नहीं आया है। उन्होंने कहा कि त्रासदी को 1 वर्ष बीत जाने के बावजूद हजारों प्रभावित परिवार आज भी असुरक्षा, अनिश्चितता और कठिन परिस्थितियों में जीवन बिताने को विवश है। जयराम ठाकुर ने कहा कि पिछले वर्ष आई प्राकृतिक आपदा ने प्रदेश के अनेक जिलों में भारी तबाही मचाई। सैकड़ों परिवारों ने अपने घर, जमीन, खेती, व्यवसाय और जीवन भर की जमा पूंजी खो दी थी। उस पर सरकार ने प्रभावितों को हर संभव सहायता, शीघ्र पुनर्वास, प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन 1 वर्ष बाद धरातल पर स्थिति उन दावों से बिल्कुल अलग दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक बार फिर मानसून का मौसम शुरू हो चुका है और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि जिन परिस्थितियों में लोग पिछले वर्ष आपदा के दौरान रह रहे थे, लगभग उन्हीं परिस्थितियों में आज भी जीवन बिताने को मजबूर है। अनेक परिवार अभी भी अस्थायी आश्रय, किराए के मकानों अथवा रिश्तेदारों के सहारे जीवन यापन कर रहे हैं। कई स्थानों पर प्रभावित परिवारों को स्थायी पुनर्वास का इंतजार है, जबकि अनेक क्षेत्रों में पुनर्निर्माण कार्यों भी अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि आज भी प्रदेश के अनेक गाँव में सड़कें पूरी तरह बहाल नहीं हो पाई है। कई स्थानों पर पेयजल, सिंचाई और अन्य आवश्यक सुविधाओं को लेकर लोग परेशान हैं। किसानों और बागवानों को हुए नुकसान की भरपाई भी पूरी तरह नहीं हो सकी है। जिन परिवारों ने अपनी आजीविका के साधन खो दिए, उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी अपेक्षित प्रयास नहीं किए गए। सरकार ने प्रयत्न किया, लेकिन उसके बावजूद आज हम 1 साल के बाद हम देख रहे हैं कि जहां हम इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो नुकसान हुआ है उस पर उसका हम आकलन करें कि उसकी भरपाई कितनी कर हुई है। 1 साल के बाद दूसरी बरसात का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, अस्थायी रूप से व्यवस्थाओं को खड़ा करने की कोशिशें हुई है। अस्थायी रूप से सड़कें, अस्थायी रूप से जो पुल बह गए हैं वहां आने जाने का जो है एक जरिया खड़ा करने की कोशिश है स्थानीय लोगों के द्वारा और प्रशासन के द्वारा करने की कोशिश हुई है।
पानी की स्कीमें 1 साल से डैमेज हुई पड़ी हैं और 1-2 स्कीम तो मेरे विधानसभा क्षेत्र की जो लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से वो पानी की स्कीमें बनाई, अभी तक वो रिस्टोर नहीं हो पाई है। 1 साल बीतने के बावजूद पुल टूटे हैं तो टूटे हैं, सड़कें टूटी हैं तो टूटी हैं। बहुत सारी सड़कें जहां बसें चलती थी वो छोटी गाड़ी के लायक भी अभी तक वहां पर यातायात के लिए खुल नहीं पाई है। ये एक बहुत लंबी दास्तां है जिस बात को लेकर के बहुत सारी बातें कही जा सकती है। सरकार की ओर से बातें तो बहुत हुई, लेकिन उस पीड़ा को जिन लोगों ने सहा है, जिन लोगों ने उस पीड़ा को झेला है, उनको अभी तक भी वो मदद के रूप में जो चीजें कही गई थी उस रूप में नहीं मिल पाई है। जिनके घर चले गए इस आपदा में, अभी तक उनको जो है वो घर बनाने के लिए जो राशि मिलनी थी बहुत जगह नहीं मिल पाई है। कुछ जगह मिल पाई है तो एक किस्त के रूप में मिली है। अभी अस्थाई व्यवस्था के अंतर्गत वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अस्थाई जगह रह रहे हैं, रिश्तेदार के घर में रह रहे हैं, कहीं दूसरी जगह रह रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात को लेकर के ये जरूर कहना है कि इलाके के लोगों ने बहुत हिम्मत के साथ काम किया, आगे बढ़े, अपने पांव पर खड़ा होने के लिए प्रयत्न किया और आज जैसे कैसे भी दौर कठिनाई का है, मुश्किल का है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम चलने की स्थिति में, आगे बढ़ने की स्थिति में हो पाए। और सबसे बड़ी बात, यहाँ की स्थानीय जनता ने बहुत बड़ी हिम्मत रखी है। इस पूरी आपदा के दौरान अगर हम देखें, घरों की संख्या कितनी बह करके चले गई, कितने लोग बेघर हो गए, वो गिनती अलग से है। कितने लोगों की जमीन चले गई वो अलग से है। और 33 लोग तो कुल मिलाकर के जिनकी जिंदगी चले गई वो अलग से है। और उसके अलावा बहुत सारे लोगों के पशुशाला बह करके चले गए, सारी संपत्ति, सारी जीवन भर की कमाई बह करके चले गई, वो अलग है। लेकिन सारी चीजों में मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने हिम्मत करके आगे बढ़ने का फैसला किया। मदद जिस रूप में जहां से मिल पाई थोड़े वक्त के लिए, उस मदद से जिंदगी तो काटी नहीं जा सकती थी, लेकिन उसके बावजूद एक शुरुआत की जिंदगी को फिर से शुरू करने की। और आज मुझे इस बात को लेकर के संतोष है कि हिम्मत और हौसले की वजह से मेरे क्षेत्र की जनता ने अपने पांव पर खड़ा होने की कोशिश की है। काश सरकार भी उस पीड़ा को समझती, काश सरकार भी मदद करने के लिए यहाँ पर जो नुकसान हुआ है जो आपदा के कारण, उसकी भरपाई करने के लिए आगे आती। काश सरकार आकर के उन मलबे के ढेरों को देखती जो आज भी गवाह बने हैं उस आपदा के। 1 साल बीत गया, दूसरी साल की बरसात शुरू हो चुकी है और बरसात शुरू होने के साथ साथ पे आज भी हम सब लोग सहमे हुए हैं, सब लोग यहाँ पर डरे हुए हैं कि कहीं अब की बार बारिश वैसी आ गई, ये जो मलबे के ढेर हैं ये कितने घरों को बहा करके ले जाएंगे। क्योंकि पिछली बार तो इस प्रकार की परिस्थिति थी नहीं, अब की बार तो मलबे के ढेर लगे हैं। जो मलबा 1 साल पहले सड़क के किनारे पर है, सड़क पर है, सड़क के ऊपर है, सड़क के नीचे है, वो उसी तरह से वहीं पर है। अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत गाड़ी का रास्ता निकालने के लिए प्रयत्न किए गए हैं, लेकिन चिंता का विषय हम सब लोगों के लिए है कि अब की बार कहीं बरसात वैसी आ गई तो क्या होगा। काश सरकार इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करती। किसी क्षेत्र में इस प्रकार के हालात जो पैदा हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि प्रदेश सरकार ने यहाँ लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया है, उनके हाल पर ही छोड़ दिया है। ये सचमुच में बहुत पीड़ा का विषय है, लेकिन हम सब लोग आपके इस पीड़ा के साथ हैं, यहाँ की जनता के साथ हैं और इस संकट के दौर में से हम आगे बढ़े हैं, निकले हैं, बाहर निकले हैं। कोशिश करेंगे आने वाले समय में फिर से जो है अपने पांव पर खड़ा हो करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। यही मैं कहना चाहता हूं। मेरी संवेदनाएं हैं उन परिवारजनों के साथ जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य खोए हैं। 33 लोगों की जिंदगी जिनकी इस विधानसभा क्षेत्र में गई है और 22 लोग तो आज से 1 साल पहले एक रात को गए। और उसके साथ साथ में मैं यही कहूंगा कि हौसला और हिम्मत रखें, आओ हम आगे बढ़ते हैं और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए हम तैयार रहें। अब की बार फिर से मेरा इस बात के लिए आग्रह है, बरसात के इस मौसम में सावधानी के साथ रहें। उस आपदा ने हमको बहुत कुछ सिखाया है। अब की बार अगर बारिश के मौसम में ऐसी स्थिति आती है जहां लगता है, तो सुरक्षित स्थान पर पहले ही जाने की हम तैयारी करें ताकि जिंदगी बच सके।
हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह की पुण्यतिथि पर बुधवार को राजधानी शिमला स्थित राजीव भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने पिता एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके व्यक्तित्व, नेतृत्व और हिमाचल प्रदेश के विकास में दिए गए योगदान को याद किया। श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस नेताओं, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भी पुष्प अर्पित कर पूर्व मुख्यमंत्री को नमन किया। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह का हिमाचल प्रदेश के विकास में योगदान अतुलनीय रहा है। उन्होंने कहा कि अपने लंबे राजनीतिक जीवन में वीरभद्र सिंह ने प्रदेश के समग्र विकास को प्राथमिकता दी और शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई, बिजली और ग्रामीण विकास तथा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए ऐतिहासिक कार्य किए गए। उन्होंने कहा कि आज हिमाचल प्रदेश में दिखाई देने वाली अनेक विकास परियोजनाएं उनकी दूरदर्शी सोच और जनहित के प्रति समर्पण का परिणाम है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह केवल एक राजनेता नहीं बल्कि जनता के नेता थे। श्रद्धांजलि सभा के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश में मानसून की स्थिति और लोक निर्माण विभाग की तैयारियों की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है और कई जिलों में लगातार बारिश भी हो रही है। ऐसे में लोक निर्माण विभाग PWD पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम पहले ही कर लिए गए हैं। मंत्री ने बताया कि विभाग ने मानसून शुरू होने से पहले ही संवेदनशील सड़कों की पहचान कर आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली थी। प्रदेश भर में मशीनरी, तकनीकी स्टाफ और फील्ड कर्मचारियों को तैनात किया गया है ताकि कहीं भी भूस्खलन, मलबा आने या सड़क बंद होने की स्थिति में तुरंत कार्यवाही की जाए। विक्रमादित्य सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार को भी प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कई सड़कें बंद होने की सूचनाएं प्राप्त हुई थी। जैसे ही सूचना विभाग तक पहुंची, संबंधित अधिकारियों और मशीनरी को तुरंत मौके पर भेजा गया और अधिकांश सड़कों को शीघ्र ही यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि विभाग की टीमें 24 घंटे कार्य कर रही है और लगातार मौसम की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। 28 साल की उम्र में उन्होंने लोकसभा का पहला चुनाव मासूम विधान लोकसभा क्षेत्र से 1962 में लड़ा और तब से लेकर 2021 तक लगातार वो किसी न किसी हाउस में या लोकसभा में या विधानसभा में या मुख्यमंत्री के रूप में या बड़ा था और उसके उपरांत हमेशा प्रदेश के लोगों की सेवा किसी न किसी कैपेसिटी में करी। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे नेता कांग्रेस पार्टी समर्पित रहे, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का उन्होंने कार्य किया और प्रदेश को आगे ले जाने का जिन्होंने के समय में बने शिमला का मेडिकल कॉलेज को मजबूत किया गया। राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज नेर चौक के जो है वहाँ पे जो कांगड़ा में टांडा में बनाया गया। वैसे ही एम्स IIT हिमाचल में लाई गई। उन्हीं के सरकार के समय में, UPA सरकार के समय समक्ष हमने ये मुद्दे रखे। मेडिकल कॉलेज चंबा में मेडिकल कॉलेज जानते हैं, कुछ दिन पहले हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार से अवार्ड मिला हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग को कि हिमाचल में PMGXY का कार्य बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। केंद्र सरकार का सर्टिफिकेट हिमाचल को दे रहा है। ये सब कार्य उनकी तनख्वाही में हुए और हम सबका ये दायित्व बनता है कि हमको उनके दिखाए हुए रास्ते पर निरंतर आगे चलना है और हिमाचल को नई ऊंचाइयों पर आने वाले समय में ले जाने की आवश्यकता है। मैंने पिछले कल ही इसकी बैठक ली है और जो पिछले कल करीबन 104 सड़कें प्रदेश में बंद थी, आज सुबह की जो मुझे रिपोर्ट आई है करीबन 60 सड़कें अभी भी बंद है, उनमें से बाकी खोल दी गई है। शाम तक उनमें से भी करीबन 30 से 35 सड़कें खोल दी जाएगी। हमारी मशीनरी डिप्लॉयड है, करीबन 15,000 कर्मचारी धरातल पे डिप्लॉयड है। हमारे करीबन 1600 मशीनें, JCB मशीन, पोकलेट मशीन और ऐसी रोबो मशीन जगह जगह पे डिप्लॉय करी गई है। तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी असुविधा प्रदेश के लोगों को ना हो। ये ज़रूर है क्योंकि अभी मानसून पर
सीजन प्रदेश के अंदर है, बरसात होगी और आप जानते हैं कि आजकल कई जगहों पे क्लाउड बर्स्ट हो जाते हैं, कई जगहों पे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, उसकी वजह से कई जगहों पे डंगे आ जाते हैं, कई जगहों पे फ्लैश फ्लड्स नालों में आ जाते हैं, जिसकी वजह से कई मकान बह जाते हैं, बगीचे बह जाते हैं। तो मेरा स्थानीय लोगों से भी निवेदन रहेगा कि थोड़ा सा प्रिकॉशन आप भी लें और समय के अनुसार ही अपने घर से निकले। ऐसी कोई स्थिति इलाके में बन रही है तो तुरंत उसकी जानकारी प्रशासन को दे ताकि हम एक्टिव उसमें टाइमली उसमें इंटरवीन कर सकें। ये हमारा प्रयास रहेगा। बाकी हमारी ओर से इस तरह अपनी मशीनरी डिप्लॉय की गई है, हायर भी हमने करी है, जहाँ जहाँ पर आवश्यकता है उनको डिप्लॉय तब किया जाएगा जब उसकी आवश्यकता होगी, मगर हमारी ओर से उसमें कोई भी कमी प्रदेश में नहीं रहेगी। ये विश्वास मैं सब सामान्य प्रदेश की जनता को और ख़ास करके जो हमारे दुर्गम क्षेत्र है प्रदेश के पहाड़ी इलाके जहाँ पे ज़्यादा नुकसान होता है, मंडी में, चंबा में, कांगड़ा में और कुल्लू में, शिमला में, उनको हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं। राजधानी शिमला के लोअर बाजार में नगर निगम द्वारा तहबाजारियों के खिलाफ चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद बुधवार को माहौल तनावपूर्ण हो गया। कार्यवाही से नाराज तहबाजारियों ने सब्जी मंडी के समीप सड़क पर उतरकर निगम प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कुछ समय के लिए वाहनों की आवाजाही भी रोक दी, जिससे क्षेत्र में यातायात प्रभावित हुआ और लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को समझाकर स्थिति को नियंत्रित किया गया। जानकारी के अनुसार नगर निगम की टीम ने लोअर बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने और बिना अनुमति कारोबार कर रही रेहड़ी फड़ी एवं तय बाजारियों के खिलाफ अभियान चलाया। अभियान के दौरान अधिकारियों ने कई अस्थायी ढांचों और सामान को हटाने की कार्यवाही की। इस दौरान प्रभावित तय बाजारियों ने निगम की कार्यवाही का विरोध शुरू कर दिया और देखते ही देखते बड़ी संख्या में व्यापारी व रेहड़ी फड़ी संचालक सब्जी मंडी के पास एकत्रित हो गए। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बैठकर नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी की और आरोप लगाया कि प्रशासन बिना किसी पूर्व सूचना और वैकल्पिक व्यवस्था के उनके रोजगार को खत्म करने का प्रयास कर रहा है। उनका कहना था कि वर्षों से वे ऐसे स्थान पर अपना कारोबार कर परिवार का पालन पोषण कर रही है, लेकिन नगर निगम उन्हें हटाने की कार्यवाही कर रहा है। उन्होंने मांग की है कि जब तक उन्हें वैकल्पिक स्थान उपलब्ध नहीं करवाया जाता तब तक इस प्रकार की कार्यवाही पर रोक लगाई जाएगी। सड़क पर प्रदर्शन के कारण कुछ समय के लिए वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही। लोअर बाजार और सब्जी मंडी क्षेत्र में जाम जैसी स्थिति भी बन गई, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को सुचारू करने के साथ प्रदर्शनकारियों से बातचीत की और उन्हें शांत करने का प्रयास किया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों और समस्याओं को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने सड़क से हटकर अपना विरोध जारी रखा और यातायात धीरे धीरे सामान्य किया गया। मैडम, कल ऐसा हुआ था, कल शाम को आपने देखा होगा, हमने 2 घंटे कल भी यहाँ पर कमेटी का गाड़ियों का रास्ता रोक के रखा, क्योंकि कल भी इन्होंने बंधा हुआ सामान लोगों का उठा लिया। यानी लोग वहाँ प्रेजेंट नहीं थे, जिसका सामान था वो बेचारा वहाँ पर नहीं था, लेकिन उनके अब्सेंस में भी इन्होंने सारा सामान उठा लिया और उसी के बाद हमें इनकी गाड़ियाँ रोकनी पड़ी। और कल शाम को ये हमारी आपस में डिसाइड हुआ था कि ये कल का दिन एक और बाजार में अपना अभियान चलाएंगे और हमने इनके लिए, इसी अभियान के लिए हमने इनसे भी बातचीत करी थी और हमने कहा था कि आप अपना अभियान कल का दिन चलाइए, हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे और हम अपना सामान आपको, रास्ता आपको बिल्कुल खाली मिलेगा। और सुबह ही मैडम हमने 9 बजे आकर अपना मैक्सिमम सामान उठा दिया था रोड बाजार से, क्योंकि लोअर बाजार के लिए इन्होंने यहाँ पर कंडीशन लगा रखी है, तो हमने लोअर बाजार से सामान उठाया। हमारे पास स्टोर है नहीं है कि हम अपना सामान एकदम स्टोरों में भेज देते, तो हमने बोरियों में बांधकर अपना सामान इसी जगह रखा था पीछे। आप देख सकते हैं ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और ये कॉर्पोरेशन की प्रॉपर्टी भी नहीं थी। हमारे यहाँ सारे बोरे पड़े थे और इन्होंने जबरदस्ती आकर अपनी गुंडागर्दी करके यहाँ से बोरे उठाए हैं और इसी वजह से हमारी आज इनसे बहस बसाई भी हुई है। मैडम, ये तकरीबन 8-10 लोगों का सामान था और ये बात 12, साढ़े 12, 1 बजे की बात है जब ये आए हैं। तो 12:30 बजे हम लोगों ने बांध कर सामान अपना यहीं पे सबने बांध के रखा हुआ था, सिर्फ ढक कर रखा था, बोरों में था सामान। ऐसा भी नहीं है कि हम उसकी सेल कर रहे थे या लगा रहे थे, हम उसको बेच नहीं रहे थे। और हमारा इतने बोलने के बाद भी इन्होंने हमारी एक नहीं सुनी मैडम, और जबरदस्ती यहाँ पर पुलिस वाले लगा के इन्होंने जबरदस्ती हमारा सामान उठाया। दुकानें गई है, आपने देखा होगा, वहाँ फुटफॉल नहीं है, मतलब आम रास्ता नहीं है या लोगों की आवाजाही बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पर। तो उस वजह से हम वहाँ पर अगर जाएंगे, वहाँ अपना रोजगार अगर मान लीजिए लगा भी लेंगे तो वहाँ पर हमारा कामकाज बिल्कुल भी चलेगा नहीं। आपने देखा होगा कल जनार्था जी हमारे जो MLA है, विधायक है, उन्होंने भी ये बाइट दी थी कल, उनका भी इंटरव्यू आया था। उन्होंने खुद बोला कि वहाँ पर फुटफॉल नहीं है और वहाँ पर ऐसे जो अगर ये चले गए उनका कामकाज नहीं चलेगा। तो ये बात क्या कमिश्नर साहब को समझ नहीं आ रही? जब इतने बड़े विधायक बोल रहे हैं, इनको तभी ये बात समझ नहीं आ रही है। मैडम, हमारा अगला कदम ये होगा, देखिए हम ऐसे भी मर रहे हैं, ऐसे भी हमारा रोजगार है नहीं है,
तो हम लोगों तो ऐसे भी मरेंगे ही मरेंगे, क्योंकि हमारे पास कामकाज है नहीं है। और अगर यही चला रहा, हम इन्हें सिर्फ कल का टाइम देंगे, और अगर यही धंधा चला रहा ना, तो हम लोग डीसी ऑफिस के बाहर जुट के कल परसों को डीसी ऑफिस के बाहर इकट्ठे होकर अपना संयुक्त रूप से हम लोग जहर भी पी सकते हैं और सुसाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता बचा नहीं है। हिमाचल प्रदेश में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है। लगातार बदलते मौसम और कई क्षेत्रों में हो रही बारिश के बीच मौसम विभाग केंद्र शिमला ने बुधवार को प्रदेश के हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि इन जिलों में कई स्थानों पर तेज बारिश, गरज चमक, आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मानसून की यह सक्रियता अगले कुछ दिनों तक बनी रह सकती है और 11 जुलाई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम खराब रहने का अनुमान है। लगातार वर्षा के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन, कच्ची पहाड़ियों के खिसकने, सड़कें बाधित होने, नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ने तथा निचले इलाकों में जलभराव जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में प्रशासन और आपदा प्रबंधन एजेंसियों को पहले से ही सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार बुधवार को राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि मंडी और शिमला जिले के लिए कुछ स्थानों पर कहीं कहीं भारी बारिश दर्ज की जा सकती है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सिरमौर, चंबा, सोलन तथा ऊपरी पर्वतीय क्षेत्रों में रुक रुक कर वर्षा का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। विभाग का कहना है कि मानसून की सक्रियता के कारण दिन भर बादल छाए रहेंगे और कई स्थानों पर अचानक तेज बारिश भी हो सकती है। इससे पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि जिन क्षेत्रों में पहले से ही मिट्टी में नमी अधिक है, वहाँ लगातार बारिश से भूस्खलन का खतरा और बढ़ सकता है। बीते 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश भी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार कांगड़ा जिले के गुलेर में सबसे अधिक 50 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई, जो इस अवधि की सर्वाधिक बारिश बताई जा रही है। मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि लगातार हो रही बारिश के कारण संवेदनशील पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ सकती है। कई स्थानों पर कच्ची ढलानों के धंसने, पत्थर गिरने और सड़कों के अवरुद्ध होने की आशंका है। निचले इलाकों में जलभराव और छोटी नदियों तथा नालों के जलस्तर में अचानक वृद्धि भी हो सकती है। ऐसे में विभाग ने लोगों से नदी नालों के किनारे जाने से बचने, पहाड़ी ढलानों के समीप अनावश्यक रूप से नहीं रुकने तथा खराब मौसम के दौरान यात्रा टालने की सलाह भी दी है। वाहन चालकों को भी विशेष रूप से सावधानी बरतने के लिए कहा गया है, क्योंकि लगातार बारिश के कारण सड़कें फिसलन भरी हो रही है और कई स्थानों पर घना कोहरा तथा कम दृश्यता भी दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 3 से 4 दिनों तक न्यूनतम तापमान में बहुत अधिक बदलाव नहीं होगा, लेकिन अधिकतम तापमान में पहले हल्की बढ़ोतरी और उसके बाद 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है। मानसून के दौरान संभावित प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए लोक निर्माण विभाग ने व्यापक तैयारियां भी पूरी कर ली है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंगलवार को विभागीय अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और मानसून सीजन के दौरान सड़क संपर्क बनाए रखने तथा राहत एवं बचाव कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए हैं, क्योंकि अधिकारियों ने कहा है कि किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में प्रतिक्रिया देने में देरी नहीं होनी चाहिए। मंत्री ने बताया कि प्रदेश भर में लगभग 15,500 कर्मचारियों की तैनाती की गई है, जिनमें 11,137 बेलदार तथा 4,228 मल्टीटास्क वर्कर शामिल है। इसके अतिरिक्त 1,156 विभागीय एवं निजी मशीनों को भी हर समय तैयार रखा गया है। इन मशीनों में जेसीबी, डोजर, टिप्पर, हाइड्रोलिक उपकरण और अन्य भारी मशीनरी शामिल है, जिनकी सहायता से भूस्खलन के बाद सड़कें खोलने, मलबा हटाने और यातायात बहाल करने का कार्य तेजी से किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह की पुण्यतिथि पर बुधवार को राजधानी शिमला स्थित राजीव भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके राजनीतिक, सामाजिक और जन सेवा के योगदान को याद किया। कार्यक्रम में प्रदेश के लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार सहित कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। श्रद्धांजलि सभा में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन भी किया और उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को भी स्मरण किया। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह ने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में हिमाचल प्रदेश के विकास को नई दिशा दी और प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों तक विकास की रोशनी पहुँचाने का कार्य किया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने भी स्वर्गीय वीरभद्र सिंह
को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके साथ बिताए गए अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि राजा वीरभद्र सिंह जैसा व्यक्तित्व ना कभी था और ना ही आगे होगा। उन्होंने अपना पूरा जीवन हिमाचल प्रदेश और यहाँ के लोगों की सेवा के लिए समर्पित किया। वे हमेशा आम जनता के सुख दुख में सहयोगी बने रहे हैं और जनसेवा को भी अपना सर्वोच्च धर्म उनके द्वारा माना गया है। विनय कुमार ने कहा कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह केवल कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता के नेता थे। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में हमेशा विकास, सामाजिक न्याय और जन कल्याण को प्राथमिकता दी है। प्रदेश के हर वर्ग के लोगों के साथ उनका गहरा जुड़ाव था और यही कारण है कि आज भी लोग उन्हें सम्मान और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह ने कांग्रेस संगठन को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को हमेशा सम्मान दिया और संगठन को गांव-गांव तक मजबूत बनाने का कार्य भी किया। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने कई ऐतिहासिक सफलताएं हासिल की और हिमाचल प्रदेश में विकास की नई इबादत लिखी। और ये राजा वीरभद्र सिंह की 5वीं पुण्यतिथि है। इसमें कांग्रेस के लोग एकत्रित हुए और श्रद्धांजलि पेश किए। मैं जरूर बताना चाहूँगा प्रदेश की जनता को कि राजा वीरभद्र सिंह जी एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने न केवल प्रदेश में विकास के कार्य किए बल्कि हर व्यक्ति के दिल में उन्होंने एक दीपक जलाने का काम किया है और वो दीपक ऐसा है जो हिमाचल की जनता के दिलों में हमेशा जगता रहेगा और हमेशा राजा वीरभद्र सिंह जी के जो किए हुए कार्य हैं और उनकी याद है वो हमेशा दिलाता रहेगा। और राजा साहब के साथ मुझे 2012 में कार्य करने का अवसर मिला और 2012 से 17 तक मैं उनके साथ चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी राजा वीरभद्र सिंह जी के साथ मैं अटैच था और बहुत सारी चीज़ें हमें उनसे सीखने को मिली। उन्हीं हम अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, आज भी मानते हैं और हमेशा मानेंगे, क्योंकि राजा वीरभद्र सिंह जी ने जो चीज़ें हमें सिखाई है उसे हम लेकर जनता के बीच में जाते हैं और जनता को आग्रह करते हैं कि आप राजा साहब के बताए हुए कदमों पे आगे चलें। किस तरह से हिमाचल का विकास हो सकता है, किस तरह से आपके बीच में एक दूसरे की भाईचारे की भावना हो सकती है। जिस प्रकार राजा साहब पूरे हिमाचल प्रदेश को एक दृष्टि से देखते थे उसी प्रकार हमें आज भी हमारे जो कांग्रेस जन है उन्हें सभी लोगों को भाईचारा बना के रखना चाहिए और राजा वीरभद्र सिंह जी के किए हुए कार्य को स्मरण करते हुए हम ये समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी को सभी लोगों को ये सीख है कि वीरभद्र सिंह जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में विकास कराया है और हिमाचल प्रदेश के जो हमारा मैप है उसमें रंग भरने का काम किया है। विशाल हिमाचल को बनाने में अहम भूमिका जो राजा वीरभद्र सिंह जी की है, क्योंकि इसका जो विशाल हिमाचल का जो कार्य है डॉक्टर वाई.एस. परमार जी ने किया था, जो हिमाचल के निर्माता और प्रथम मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं के कर्म भूमि से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। उसी कर्म भूमि में मुझे लोगों की सेवा करने का अवसर मिला। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने E20 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। बुधवार को शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि बिना पर्याप्त परीक्षण के E20 पेट्रोल को देश भर में लागू कर आम जनता के वाहनों को प्रयोगशाला बनाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि इस ईंधन से वाहनों के इंजन प्रभावित हो रही है और माइलेज भी कम हो रहा है। राठौर ने कहा कि 30 जून को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने भी कहा था कि E20 पेट्रोल अभी एक प्रयोग के तौर पर चल रहा है। ऐसे में यदि यह केवल प्रयोग है तो इसे देश में क्यों लागू किया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि जब तक इसके वैज्ञानिक और पारदर्शी परिणाम सामने नहीं आते तब तक E20 पेट्रोल पर तत्काल रोक लगाई जाए और लोगों को सामान्य पेट्रोल तथा E20 में से चुनने का विकल्प दिया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के बावजूद उपभोक्ताओं की कीमतों में कोई राहत नहीं दी गई है, जबकि तेल कंपनियों का मुनाफा लगातार बढ़ रहा है। राठौर ने कहा कि पुरानी गाड़ियां, दोपहिया वाहन और किसान बागवानों के कृषि उपकरण इस ईंधन से अधिक प्रभावित हो रहे हैं। E20 की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है।
E20% इथेनॉल ब्लेंडेड जो पेट्रोल है, उसको लेकर आजकल पूरे देश में चर्चा चल रही है, विवाद हो रहा है। 30 जून को ये मामला भारत के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में आया और देश के प्रथम लॉ ऑफिसर जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि ये अभी प्रयोग चल रहा है। उन्होंने कहा कि इट इज एन एक्सपेरिमेंट, कि अभी प्रयोग चल रहा है, अभी इसे हम लाए नहीं, ये विधिवत तौर पे हम लाए नहीं, लेकिन एक प्रयोग चल रहा है। पूरे देश में एक बहस शुरू हो, अगर प्रयोग चल रहा है तो आप पूरे देश में इसको कैसे लागू कर रहे हो? आपने पूरे देश की जो गाड़ियां हैं सभी नागरिकों की आपने प्रयोगशाला बना दी। जब भी कोई प्रयोग होता है, जाहिर है कि 50-100 गाड़ियों पे होता, आपने पूरे देश को इसमें शामिल कर दिया। और यहां भी सूचनाएं आ रही हैं कि किस तरह से गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं। और मेरे एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर मेरे दोस्त हैं, मेरी जब उनसे इस विवाद को लेकर चर्चा हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि E20 इज लाइक स्लो पॉइजन। ये एक ऐसा धीमा जहर है जो धीरे धीरे गाड़ियों के जो इंजन है उस क्षमता को खत्म कर रहा है। अब आप बताइए, सरकार दूसरे दिन मुकर गई। BPCL के एक अधिकारी मिस्टर अनुराग है, उन्होंने ये स्वीकार किया कि जो माइलेज है वो बहुत ज्यादा कम होगी। अब आप ये बताइए, अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो जिन लोगों का नुकसान हो रहा है उनको क्या आप मुआवजा देने वाले हो? इसे थोपा क्यों जा रहा है? ये यक्ष प्रश्न है। और कहीं ना कहीं हमें लगता है जिस तरह से नितिन गडकरी जी, हालांकि ये उनका महकमा नहीं है, ये महकमा हरदीप पुरी जी का है, वो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, वो हर जगह पे बयान दे रहे हैं कि नहीं कोई नुकसान नहीं हो रहा, कोई नुकसान नहीं हो रहा। वो इसलिए भी शायद क्योंकि उनके परिवार के लोग उस कंपनी से जुड़े हैं जो कंपनी ये प्रोडक्ट बना रही। साफ शब्दों में अगर हम कहें कि ये किसी विशेष कंपनी को फायदा देने के लिए सब कुछ हो रहा है, आपने पूरे देश की वाट लगा दी। अब हम तो बहुत हैरान हैं, कितने प्रोटेस्ट के बाद भी सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही। विश्व के बहुत सारे देश, हम USA की बात करें, ब्राजील की बात करें, वहां E10 है, 10% है। हिंदुस्तान में तो E20 है। वहां यह भी चॉइस है कि आप E20 का इस्तेमाल करना चाहते हैं, E10 का इस्तेमाल करना चाहते हैं जो ब्लेंडेड है, या आप जो प्योर पेट्रोल है उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। और भारतवर्ष में भी मुझे लगता है कि यही होना चाहिए था, चॉइस होनी चाहिए थी कि कौन लोग E20 का इस्तेमाल करना चाहते हैं, कौन लोगों को छूट होनी चाहिए कि वो जो पेट्रोल है
बगैर किसी मिश्रण का उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। ये एक तानाशाही पूर्ण रवैया कि आप दबा रहे हो लोगों को, आप लोगों को फोर्स कर रहे हो कि आपको इस पेट्रोल को यूज करना पड़ेगा। अब ऐसे इससे देख के तो ये लगता है कि करोड़ों लोगों की आवाज को दबाने का जो है प्रयास हो रहा है। हमारी ये मांग है कि जब तक इसका प्रयोग नहीं होता, इसके रिजल्ट्स नहीं आते, इस पे पूर्ण रूप से बैन लगाने की जरूरत है। अब आप जो है सुप्रीम कोर्ट में आप कोई और तरह का बयान देते हो और सरकार बाहर आकर कोई दूसरी तरह का बयान देती है, और पेट्रोल के नाम पे बहुत बड़ी लूट इस देश में चल रही है।